ओके, तो जहां तक मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बराबरी से। जी ओके सर। ओके, और बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है? जी सर। ठीक। कल हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बात किया था। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला कल हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, वो फॉर्मूला एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। और उस फॉर्मूले को लिखने के बाद में इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। और व्हेनेवर, यानी जब भी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे इसी फॉर्मूले का एक से ज्यादा बार उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग वो सब एक्टिविटीज हम लोग यहाँ पर आज करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, जिसमें इंटीग्रेशन या समाकलन हम लोग दो फलनों के गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उस समय हम लोगों को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय या फर्स्ट फंक्शन पहला फलन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड या दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differentiation of first function multiplied by integration of second। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। ओके, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। इंटीग्रेशन इसका मतलब होता है समाकलन, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। ये दोनों शब्दों का, इन दोनों प्रक्रियाओं या संक्रियाओं का अंग्रेजी में शब्द आप ध्यान रख लीजिएगा। समाकलन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे और अवकलन के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे। कम से कम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होने के बावजूद हम लोग इन सभी पदों को अगर अंग्रेजी में याद कर लें तो हम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो क्योंकि मोर और लेस मेरे मुंह से हमेशा अंग्रेजी के शब्द पहले निकल सकते हैं बाय डिफॉल्ट। मैं पिछले 31 सालों से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, इसलिए हमेशा ऐसा हो सकता है कि अंग्रेजी के पद या अंग्रेजी की टर्म्स मेरे मुंह से सबसे पहले निकले। पर आप उसको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत समय से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया नहीं था। मैं कोशिश जरूर करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन गणित एक ऐसा विषय है कि जिसकी अपनी खुद की भाषा होती है, और ये भाषा न तो अंग्रेजी की भाषा है, ये भाषा न तो जो है हिंदी है, ये भाषा है एक लॉजिक की। और उस लॉजिक को समझना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस लॉजिक को समझने के लिए मैथ्स के टीचर्स या गणित के अध्यापक अध्यापिकाएं कई दफा हिंदी माध्यम का प्रयोग करती हैं, तो कई दफा अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करती हैं, ठीक है। तो मीडियम यानी भाषा मींस लैंग्वेज, इट इज ओनली अ मीडियम। ये सिर्फ एक माध्यम है जो गणितीय भाषा को आप तक पहुंचाने का, यानी शिक्षक से छात्रों तक पहुंचाने का एक जरिया है। तो ये जरिया इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है, ये जरिया हिंदी लैंग्वेज भी हो सकती है, और भी कोई भाषा हो सकती है। लेकिन आप और मैं, हम लोग जब इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, गणित विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भाषा या तो अंग्रेजी होगी या हिंदी होगी, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, ठीक है। ओके, तो हम लोग कल बात करना चाह रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कल हम लोगों ने 3 उदाहरण देखे थे, और बदकिस्मती से कल हुआ ये था लगभग 7:35 के आसपास, शायद मेरी नेट कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई थी। और उस नेट कनेक्टिविटी के खत्म होने के कारण ही जो है मुझे 7:35 के करीब जो है मैं अपने आप क्लासरूम से बाहर चला गया, और 5-7 मिनट के बाद में फिर मैं जब क्लासरूम के अंदर आया तो आप लोग शायद निकल चुके थे, कुछ ऐसा हुआ, ठीक है।
अब जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि ये नेट कनेक्टिविटी का इश्यू हर बार आपके सामने और मेरे सामने ना आए, ठीक है। हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों के साथ में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन दिया था, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है। और आज हम लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। आज के 2-3 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ में सॉल्व करना चाह रहा हूं वो आपके सामने लिख देता हूं मैं, ठीक है। We check whether we are all having the connectivity properly or not. कनेक्टिविटी प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम तो महसूस नहीं कर रहे हैं आप लोग? मुझे बार बार चेक करना पड़ता है ये चीज। नो प्रॉब्लम। मैं डर गया था कल के डिस्कनेक्टिविटी के कारण। एवरीथिंग ओके। बोर्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोगों को बेटा? यस सर। ओके। आज अच्छी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में कल की कंपैरिजन में ज्यादा है। दैट्स गुड, गुड साइन। पहला क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। दूसरा क्वेश्चन में लिखना चाहूंगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, और एक क्वेश्चन में लिखना चाहूंगा साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर एक्स। एक क्वेश्चन में लिखना चाहूंगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। एक और क्वेश्चन में लिखना चाहूंगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। ये आज के लिए मैंने जो टारगेट आपके लिए लिख के रखे हुए हैं, ये 5 क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से ध्यान देके प्रयास कीजिए समझने का, एंड आई एम आल्सो एक्सप्लेनिंग फ्रॉम माय साइड विद 100% ऑनेस्टी। जी सर। मेन चीज है कि हम लोगों को दिए हुए प्रोडक्ट्स या दिए हुए फलन का गुणनफल में किस फलन को पहला फंक्शन या किस फलन को पहला फलन और किस फलन को दूसरा फलन मानना है, इसके लिए हम लोगों के पास में एक सिद्धांत या एक नियम है जिसको हम लोग आयलेट रूल के नाम से पहचानते हैं। ओके, ये आयलेट रूल एक ऐसा नियम है जिसके तहत जिन फलनों का या जिन फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है, उन फंक्शंस की वैरायटी को हम लोगों को पहले ध्यान देना पड़ेगा, और वैरायटी को ध्यान देने के बाद में हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि आई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए का मतलब होता है एल्जेब्राइक फंक्शंस, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनके सबके उदाहरण मैंने मोर और लेस आपके सामने यहाँ पर लिखने के प्रयास किए हैं, ठीक है। हम लोग जो है ये आइलेट में जो 5 अलग अलग फंक्शंस हैं, उन 5 फंक्शन की वैरायटी मैंने आप लोगों के सामने लिखने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग जब इस कक्षा के पश्चात घर पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको कोई डिफिकल्टी महसूस ना हो। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा फंक्शन या कौन सा फलन इस लिस्ट में पहले आ रहा है। जो फंक्शन इस लिस्ट में पहले आ रहा है उसको हम लोग पहला फलन मानेंगे, और जो फंक्शन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ रहा है उसे हम लोग दूसरा फलन करेंगे, ठीक है। और ये जानना क्यों जरूरी है उसके पीछे भी आप देखें कि यहाँ पर फंक्शंस का सीक्वेंसिंग या फलनों को किस क्रम में लिखा जाए, वो क्रम क्यों जरूरी है, ये भी समझने का प्रयास आप इस फॉर्मूले के जरिए करने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो पहला फलन है, अब देखो इस फॉर्मूले में 2 अलग अलग पद आ रहे हैं, ये ऋण या माइनस के साइन के पहले वाला एक पद और माइनस साइन के बाद वाला एक पद। अब इसके पहले वाले टर्म में देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन या पहला फलन, उसको न तो आपको डिफरेंशिएट करना है और ना ही इंटीग्रेट करना है, उस फलन को वैसा का वैसा ही लिखना है। हाँ सर। और जो सेकंड फंक्शन आप ले रहे हैं, उस सेकंड फंक्शन या द्वितीय फलन का आपको करना है इंटीग्रेशन या समाकलन, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरी टर्म भी देखिए आप। अब दूसरे टर्म में क्या हो रहा है कि जो पहला फलन आपने लिया है, उस पहले फलन का आपको करना है डी बाई डी एक्स यानी अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप देखिए कि 2 फंक्शंस हैं, 2 फंक्शन में से पहले फंक्शन के साथ में ज्यादा से ज्यादा आपको पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन या अवकलन करना होगा।
Yes. लेकिन जो दूसरा फंक्शन हमेशा आप देखेंगे तो सेकंड फंक्शन का आपको हमेशा इंटीग्रेशन करना है। यहां पर भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है और इस जगह पे भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो कुल मिला के आइलेट जो क्रम है, इस आइलेट के क्रम में आपको सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन करना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। Yes. ठीक है, तो एक छोटा सा सिद्धांत अगर आप अपने मन में बिठा लें कि ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद है, उसी फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हैं बात को? आप देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लॉग एक्स का समाकलन का फॉर्मूला या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है? No, sir. नहीं। ठीक है, तो जब आपको log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या आप log x को सेकंड फंक्शन मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब तक आपको log x का इंटीग्रेशन नहीं पता है तब तक आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? और यही कारण है कि जब इन दोनों फंक्शंस का हम लोग कंपैरिजन या इनकी जब तुलना करते हैं तो तुलना करने के पश्चात हमें समझ में आना चाहिए कि log x को हम लोगों को पहला फंक्शन या पहला फलन मानना पड़ेगा। और यही कारण है कि ये, जैसे आप लोगों को एक बात और पता होगी कि आविष्कार ही या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी Yes. जब हमें आवश्यकता महसूस हुई तब जाके कोई ना कोई चीज का आविष्कार हुआ है। सबसे पहले आवश्यकता महसूस हुई तो अब हम जानने का प्रयास करें कि log x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है तो उस log x को हम लोग सेकंड फंक्शन नहीं मान सकते, इसलिए log x को क्या मानना पड़ेगा? फर्स्ट फंक्शन। अब आप यहां पे देखो कि इस आइलेट के क्रम में एल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है और सिद्धांत यह है या फॉर्मूला यह है कि आइलेट में जो फलन पहले आ रहा है उसको आपको पहला फलन मानना पड़ेगा। तो अब आप इसकी तुलना करें, एक्स स्क्वायर ये किस टाइप का फलन है? एल्जेब्रिक है ना, एल्जेब्रिक, या इसको बीजीय व्यंजक भी आप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला वर्ड है ए, तो ये यहां पे, और लॉगरिथमिक फंक्शन का पहला लेटर है एल, तो ये पहला लेटर हो गया एल। अब इन दोनों में से पहले सीक्वेंस में आइलेट में पहले कौन आ रहा है? एल, इसलिए log x को आपको पहला फंक्शन और एक्स स्क्वायर को दूसरा फंक्शन को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी हम लोग जो है दिए हुए फलनों के गुणनफल या गिवन फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मूले की आवश्यकता यह है कि आपको सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन करते आना चाहिए। मींस यू शुड सिलेक्ट सेकंड फंक्शन एज दैट फंक्शन whose integration is well known to you. Yes. दूसरा फलन वो फलन होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन या जिसका समाकलन आपको बहुत अच्छी तरह से पता हो। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस आइलेट रूल वाज फ्रेम्ड। यही कारण था कि आइलेट रूल का, आइलेट सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, अब आप देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप करना पड़ेंगे। मैंने देखिए सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैंने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, यानी एल्जेब्रिक के साथ में एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है sin x into e to the power x, यानी ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ मैंने सिर्फ cos इनवर्स x, जिसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो पता है लेकिन समाकलन या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता नहीं है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने के लिए भी करते हैं जिनके फॉर्मूले नॉर्मली हमारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा स्टूडेंट्स कि लगभग 30 फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि इनको इंटीग्रेशन के दौरान याद करने की जरूरत होती है। वो 30 फॉर्मूले आपके पास में अगर नहीं हो तो मैं एक बार बोर्ड के ऊपर में लिख दूंगा, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे तो बुक्स में वो फॉर्मूलों की लिस्ट अवेलेबल है। आप मैथमेटिक्स की अपनी किताब देखेंगे तो उसमें सभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक ही जगह पे लिखे हुए मिल जाएंगे और लगभग 30 फॉर्मूले हैं और इन 30 फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन के पीछे में आप लोगों को सिर्फ एक हिदायत देना चाहूंगा। आप एक उदाहरण अपने मन में बिठाइए कि सपोज एक किसी दिन ऐसा होता है कि आपके स्कूल में जिन रूम्स में आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते थे
हाँ, उन सभी रूम्स के ताले खोलने की जिम्मेदारी एक दिन आप खुद उठाते हैं। yes sir, तो आप ये पहले इमेजिन कीजिए, इसकी कल्पना कीजिए कि क्या आपको उन सभी तालों की चाबियां पता है? no, नहीं। लेकिन आपकी स्कूल के जो प्यून या आपकी स्कूल की जो दीदी हैं, जो ताले खोलने का काम करती हैं, हाँ, उनको वो सब चीजें पता है। वो एक अटेम्प्ट में यानी पहले प्रयास में वो सभी तालों को वो सही तरीके से खोल देती हैं, क्योंकि yes, उनको किस ताले की कौन सी चाबी है ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। yeah, आपको नहीं पता है, इसलिए आप क्या पहले प्रयास में सभी तालों को आराम से खोल पाएंगे? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। yeah, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस यानी ये वो चाबियां हैं जो आप लोगों के पास मौजूद है। बस फर्क ये है कि आपको ताले को देखना है और ताले को यानी क्वेश्चन को देखना है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो चाबी है उस ताले से रिलेटेड, वो चाबी का आपको इस्तेमाल करना है। यानी yes, हर एक टाइप के फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला, एक निश्चित फॉर्मूला दिया हुआ है। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल जब तक आप नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन के किसी भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये yes, सबसे बड़ी एक विवशता जिसको बोलना चाहिए कि अगर हम फॉर्मूलों को वापस याद नहीं कर सकते हैं या सही समय पे फॉर्मूले को याद करके वापस सही फॉर्मूला लिख नहीं सकते, तो तब तक इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करना हम लोगों के लिए असंभव होगा। yes, So this is need of the hour that you should be able to remember all the formulae honestly and keep practicing to recall all the formula 3 times a day. यानी इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद में मुख्य बात क्या है कि जब परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो उस समय इन फॉर्मूलों को सही तरीके से आप याद करके लिखें। याद तो कर लिया है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं होगी तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंटीग्रेशन में नहीं लिख पाएंगे। तो जैसे डॉक्टर्स हम लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमारी तबीयत अगर खराब हो तो ये मेडिसिन जो है सुबह, दोपहर और शाम खा लेना चाहिए, तो उसी तरह से मैं मैथमेटिक्स का डॉक्टर आपके लिए ये प्रिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को कम से कम दिन में 2 दफा, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले, एक बार वास्तव में 30 फॉर्मूलों को आप लिखने का प्रयास करें। जी क्योंकि सर, आप देखिए मार्च का महीना आज है, दिसंबर खत्म होने की तैयारी में है और आपको ये फॉर्मूलों की जरूरत मार्च या अप्रैल महीने में पड़ सकती है। तो मार्च और अप्रैल तक आप फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद करके उनको सही तरीके से लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। दिस इज माय पीस ऑफ एडवाइस टू ईच वन ऑफ यू एंड लेट अस कम बैक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फंक्शंस की इसको इंटीग्रेट करने की पहली स्टेप है कि फंक्शंस में पहला फंक्शन कौन सा होगा, दूसरा फंक्शन कौन होगा। तो आइलेट के सिद्धांत से हम लोग जो है इन फंक्शंस को लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और करेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। मैं इस फॉर्मूले में लिखना चाह रहा हूं फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने log x को लिखा था, तो log x को फर्स्ट फंक्शन माना, तो log x इनटू पहली टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस ये माइनस का साइन, एक और साइन इंटीग्रेशन का, और इस इंटीग्रेशन के चिन्ह के अंदर अब मुझे जो चीजें लिखना है, जो पद लिखना है, उसमें पहले फंक्शन का या पहले फलन का डिफरेंशिएशन। ओके, तो dy dx, तो मैं यहाँ पे dy dx लिख देता हूँ, dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर log x था, तो मैं यहाँ पे dy dx ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, और इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू विल बी इंटीग्रेटेड अगेन, तो एक इंटीग्रेशन के चिन्ह के साथ में dx का लिखना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, log x इस फलन पे कोई भी संक्रिया आरोपित नहीं की गई है, इसलिए आप उस फंक्शन को, उस फलन को वैसा का वैसा लिख दीजिए। यहाँ पर x स्क्वायर का आपको करना है इंटीग्रेशन या समाकलन, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आना चाहिए x क्यूब अपॉन 3। मैं ये मान के चल रहा हूं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कम से कम जो बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, वो बेसिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना आपको आता है। yes sir, अब अगर मेरा ये मानना गलत है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर आप लोगों में से किसी को ये पता नहीं है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो प्लीज आप पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे कोई चीज मानने में और वास्तविकता में अंतर हो सकता है।
मेरा एक उद्देश्य है कि इस क्लास को आप अटेंड करने के बाद में इस क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया गया है वो आपको बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाए। इसमें आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव ऑन द कंसेप्ट दैट यू शुड कैरी द कंसेप्ट होम रादर देन कैरिंग द कंफ्यूजन होम। यानी किसी कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में रख के घर पे ले जाएं, आई विल बी हैप्पी, बजाय उस बात के कि आप किसी कंफ्यूजन को अपने दिमाग में कैरी करके घर पे ले जाएं। ओके, सो लीव द कंफ्यूजन इन दिस क्लासरूम। आपके दिमाग का जो कंफ्यूजन है उसको इसी क्लासरूम में रख दीजिए एंड यू शुड कैरी द सॉलिड कंसेप्ट एट योर होम। अपने घर पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया था वो था x टू द पावर n dx का, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के बाद जो आंसर आता है वो है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। इसलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो n की जगह पे मेरे पास में यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे x की पावर 2+1 यानी x की पावर 3 होल अपॉन 2+1 यानी 3। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ log x यानी log x का अवकलन, और d by dx ऑफ log x का फॉर्मूला आपको वैसे पता होना चाहिए। d by dx ऑफ log x होता है 1 upon x। ठीक है, तो जब मैं log x का अवकलन या log x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 1 by x, और जब मैं x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाय 3 आ जाएगा। आप देखें, पहली बार आपने फॉर्मूला करेक्टली रिकॉल किया, दूसरी स्टेप में फॉर्मूले में जो आपने फर्स्ट फंक्शन जो आइडेंटिफाई या जिस फलन की पहचान आपने पहले फलन के रूप में की थी वो पहला फलन, और जिस फलन की पहचान आपने दूसरे फलन के रूप में की थी वो दूसरा फलन। मींस इन प्लेस ऑफ राइटिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन यू आर सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इन द अबव फॉर्मूला। तीसरी स्टेप थी जब किसी फलन या किसी फंक्शन का एप्रोप्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करना। अगर सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन के साथ में इंटीग्रेशन है, तो यहां पर सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करते आना चाहिए। यहां पर फर्स्ट फंक्शन के साथ में डिफरेंशिएशन है या फर्स्ट फंक्शन के साथ में अवकलन किया गया है, तो आपको इस पहले फंक्शन का, पहले फलन का अवकलन यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके 1 अपॉन x ये आंसर आपको लिखते आना चाहिए। और मैं फिर से मान के चल रहा हूं कि नॉर्मली इंटीग्रेशन पढ़ने से कहीं पहले स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया जाता है, तो आपको किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का कोई भी स्कोप यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए इन टर्म्स को वैसा का वैसा ही लिखें। इंटीग्रेशन, यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस का सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। 3 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं, और x और x क्यूब जब इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा x। अभी भी आप देखें कि इस पूरे सॉल्यूशन में, इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में एक प्रक्रिया, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया अभी भी करना बाकी है। ठीक है, अब आप अगली लाइन में इस इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए ताकि क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरह से लिख लें। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा x क्यूब बाय 3। और एक और बात याद रखिएगा, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे आखिरी लाइन में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मींस यू आर गोइंग टू ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट द लास्ट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, log x into x क्यूब बाय 3 माइनस 1 बाय 9। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप उसको लिख सकते हैं, तो कैपिटल I की वैल्यू log x into x क्यूब बाय 3 माइनस 1 बाय 9 x क्यूब प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी कर लीजिए प्लीज, और कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे स्टेप्स में बोर्ड पे लिखते जा रहा हूं वैसे ही स्टेप्स आप अपनी नोटबुक में भी लिख लें ताकि आपको समझ में आता रहेगा सभी चीजें। और जैसे ही आप नोट कर लें तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं बोर्ड साफ करके उसको दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लिखने की शुरुआत करूं। डन सर। हो गया लिख चुके हैं? यस सर। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। आप मेरी परेशानी का हल कीजिए। पहला फंक्शन किसको मानेंगे और दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे, जरा बोल के बता दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, हाँ, सेकंड फंक्शन e to the power x। सर यू आर म्यूटेड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक ऑफ है। सर आवाज नहीं आ रही। सर माइक ऑफ है आपका। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डीएक्स। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूले में पहला और दूसरा फंक्शंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, हमारे पास में ये स्टेप आ गई। और तीसरी स्टेप में हम लोग इन क्वेश्चंस के ऑपरेशंस पूरे कर रहे हैं। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला e टू द पावर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 2x इंटू e टू द पावर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में टर्म आ जाएगी e टू द पावर x, और इस गुणनफल का आपको फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। सर आपकी आवाज से सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर आपका माइक म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही। स्टूडेंट्स आई एम सॉरी, बार बार क्या वो इनकमिंग कॉल्स आ रहे हैं तो मैं उनको अवॉइड नहीं कर पा रहा था। यस सर। 2 is a constant quantity should be taken out of integration, so 2 has been taken out of integration and now I have to write integration of x into e to the power x। और इस जगह पे आने के बाद में आप फिर से देखिए कि ये फिर से दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इस इंटीग्रेशन के अंदर दो अलग अलग फंक्शंस का फिर से मल्टीप्लिकेशन है। यहां पर आने के बाद में आपको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। सर फर्स्ट फंक्शन x होगा और सेकंड फंक्शन e to power x। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो x को फर्स्ट फंक्शन और e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, और सॉल्यूशन में इसके पहले जो टर्म्स लिखी है इन टर्म का और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। मैंने इस इंटीग्रेशन करने की शुरुआत किया तो ये वाला फॉर्मूला फिर से लिखना है, लेकिन इस इंटीग्रेशन के पहले -2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो -2 का मल्टीप्लिकेशन फिर एक ब्रैकेट। मैंने एक बात और नोटिस किया था स्टूडेंट कि आजकल स्टूडेंट्स जो है वो ब्रैकेट का प्रयोग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक से ज्यादा टर्म्स जब भी आप लिखने की कोशिश करते हैं तो उन टर्म्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करें। इसलिए मुझे पता है कि इस इंटीग्रेशन का आंसर अलग अलग दो टर्म्स के रूप में मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसलिए जब मुझे पता है कि दो से ज्यादा टर्म्स को मुझे लिखना है तो मैं इस ब्रैकेट का प्रयोग कर रहा हूं। ओके,
अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, और इस प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है, छोटे ब्रैकेट में लिख देता हूं, dx लिख देता हूं, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x माइनस 2 इंटू x वैसा का वैसा ही, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो e टू द पावर x कर लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन या x का अवकलन करना है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि आपने बहुत सारी ऑपरेशंस पूरी कर ली हैं, सिर्फ एक जगह पे आपको इंटीग्रेशन और करना बाकी है, उसका आंसर भी लिख लीजिए आप, x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 इनटू द ब्रैकेट x इनटू e टू द पावर x माइनस 1 में e टू द पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x, और उस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां डिफरेंशिएशन था वहां पे आपने डिफरेंशिएशन लिख लिया, जहां पर इंटीग्रेशन मौजूद था उस फलन का आपने समाकलन या इंटीग्रेशन कर लिया। आपके पास में ये स्टेप ऐसी है कि जहां पे अब आपको कोई भी ऑपरेशन या और कोई भी संक्रिया आपको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस गिवन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x माइनस, इस माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूं, माइनस 2 इंटू x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, और जैसा मैंने आपसे गुजारिश की थी हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप जोड़ दीजिए तो फाइनल आंसर में आपके पास में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। यस सर। आपने पहले जो कल के 3 क्वेश्चंस थे और जो आज का एक पहला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में और ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपको एक डिफरेंस देखने को मिला होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखने का प्रयास किया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले का हम लोगों को 2 दफा इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि इस वाली टर्म में आके अभी भी यहाँ पे आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, इस जगह पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हैं, इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ x, सॉरी इस जगह पे देखें आप, इसके जस्ट पहले वाली स्टेप में देखें कि आपने इस जगह पे आके इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन को फिर से देखा, तो ये वो जगह है जहां पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले का एक बार फिर से इस्तेमाल करने की जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन एक बात देखें कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस ओरिजिनल क्वेश्चन में और इस जगह पे क्या फर्क महसूस हो रहा है, आप देख ले क्या डिफरेंस महसूस किया आपने कि ओरिजिनल क्वेश्चन में भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा और इस जगह पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा, पर फर्क क्या है इन दोनों में? तो फर्क देखें आप कि जो x की पावर है, x की पावर जो है पहले थी 2 और अब जो है x की पावर हो गई है 1 और अगली बार वो x की पावर हो गई है 0। यानी अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूले का लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो because of differentiation of the first function, okay, the power of this algebraic expression gets reduced. डिफरेंशिएशन के कारण जो बीजीय व्यंजक है उसके घातांक कम होते जा रही हैं और उसी के कारण आखिरी स्टेप एक वो आ गई है कि जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 और ये 1 जो है एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आके ये जो फंक्शन आपके पास में आ रहा है ये 2 अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट न होके ये सिर्फ एक फंक्शन हो गया है, ठीक है, जिसमें e टू द पावर x एक फलन है और 1 तो कांस्टेंट है, इसलिए इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन नहीं मान सकते और अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन नहीं है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज द रिपीटेड यूज ऑफ फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले का एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करने की नौबत आ गई है, इसलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी महसूस हो सकता है। मेरा जहां तक सोचना है जहां पे भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है उस जगह पे हो सकता हो आपको एक से ज्यादा बार फंक्शन को या एक से ज्यादा बार आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की नौबत आ जाए। सेकंड क्वेश्चन व्हाट आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ sin x into e to the power x, it is going to be exactly same। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूं वो एग्जांपल इस बात को फिर से प्रूव करेगा
कि e टू द पावर x से संबंधित जो भी फॉर्मूला आप लिख रहे हैं या जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले का एक से ज्यादा बार प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, आप देखिए, यू आर गोइंग टू फेस वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हियर। आपको एक बहुत ही ज्यादा एक अच्छी सिचुएशन देखने को मिलेगी। आपने अभी तक मैथमेटिक्स में एक बात नहीं देखी होगी कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 स्टेप्स के बाद में वापस वही का वही ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। शायद आपने ये नहीं देखा होगा। जैसे यहां पर आपने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर x इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने की शुरुआत किया। अगली स्टेप के बाद जो फंक्शन आपके पास में आया था, ये वाला फंक्शन ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं था, इट वाज समथिंग एल्स, ये कोई दूसरा फलन था। लेकिन जब आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में एक नई बात देखने में आएगी। ओके, प्लीज पे अटेंशन। डन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, sin x into e to the power x। और मैं हमेशा एक बात आपको बताते रहता हूं कि इंटीग्रेशन की जो भी कोई आंसर है उस आंसर को हम लोग कैपिटल आई इस लेटर से भी हम लोग जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कैपिटल आई, इसका मतलब दिए हुए क्वेश्चन के इंटीग्रेशन का मान या दिए हुए क्वेश्चन के इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक है, अब इस आंसर को मैं कैपिटल आई मान रहा हूं। ठीक है, मैंने मान लिया कि इस पूरे गिवन क्वेश्चन की वैल्यू आई है। अब आप इसमें फिर से देखो कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आइलेट रूल के मुताबिक अगर आप मानेंगे तो sin x को फर्स्ट और e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन आप एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो I is equal to फर्स्ट फंक्शन यानी sin x into इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of sin x into इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx और इस प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपने इमेजिन कर लिए। हाँ सर। इमेजिन करने के बाद में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला में फर्स्ट फंक्शन की जगह पे जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू रख दिया, सेकंड फंक्शन की जगह पे सेकंड फंक्शन की वैल्यू रख दिया। ये स्टेप तो बहुत इजी है, यहाँ पे किसी को भी कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहली दफा जब आप दिमाग खर्च करने का काम करेंगे तो वो थर्ड स्टेप में होगा, जब आपको e टू द पावर x इस फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। तो बताइए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए और आंसर बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का आंसर क्या होता है? a की पावर x। यस, तो आप लिखिए e टू द पावर x। ठीक है, माइनस साइन को वैसा का वैसा ही लिखिए, बाहर वाले इंटीग्रेशन के साइन को वैसा ही लिखिए। दूसरी बार आप मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं जब आप d by dx के फॉर्मूले का आंसर ढूंढ रहे हैं। d by dx ऑफ sin x क्या होता है? cos x। ठीक है, इनटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपने पहले लिख लिया है, तो e टू द पावर x। ठीक, अब आप एक बार फिर सोचिए कि जिस क्वांटिटी या जिस फलन का आपको समाकलन या इंटीग्रेशन करना है वहां पर फिर से दो फलनों का गुणनफल आपके सामने मौजूद है। अगेन यू गॉट वन फंक्शन which is the product of two different functions। फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। बोलिए अब यहाँ पे cos x और e to the power x में किसको पहला फंक्शन और किसको दूसरा फंक्शन मानेंगे? cos x ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, वापस ये फॉर्मूला, यहाँ पे फिर से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूले में दो टर्म्स हैं, तो इसको दो टर्म्स में ब्रेक करने से पहले ये एक माइनस का साइन है, इसलिए आपको फॉर्मूले के पहले यानी इसका टर्म्स लिखने के पहले आपको एक ब्रैकेट लिख लेना चाहिए। ओके, I is equal to sin x into e to the power x माइनस के बाद में मैंने एक ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, अब इसको आगे और हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। sin x इंटू ई टू दी पावर x माइनस बड़े ब्रैकेट में पहला टर्म cos x इंटू, आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे वापस से e टू दी पावर x का इंटीग्रल की वैल्यू लिखना है, तो e टू दी पावर x लिखिए माइनस ये इंटीग्रेशन के अंदर, इस इंटीग्रेशन के अंदर पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x की जगह पे हम सब लोग लिख रहे हैं माइनस साइन एक्स। ठीक है, यानी cos x का अवकलन किया तो आंसर आएगा माइनस साइन एक्स इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, यानी अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए अब आपको इंटीग्रेशन करना है किन दोनों टर्म्स का, माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए देखिए, इस माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन में बाहर कर देता हूं मैं। ठीक है, तो इसी स्टेप में इस माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन में बाहर कर देता हूं, तो बाहर का जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये क्वांटिटी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ये पहली टर्म पे पहुंच गए आप वापस से। ठीक है, ये पहली सिचुएशन आ गई आपके पास में कि आपने जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की शुरुआत किया था, आपने 2 या 3 लाइंस लिखी और 2-3 लाइन लिखने के बाद में वापस ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपने इस बात को नोटिस किया? मैंने इसीलिए पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बोली थी, इसके जस्ट पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का, मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस ओरिजिनल क्वेश्चन का और एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में जो फंक्शन आ रहा है उस फंक्शन में आपने कुछ चेंजेस होते हुए देखे थे। तो आपने देखिए यहाँ पे पहले आपके पास फंक्शन था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जब आपने पहली दफा फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स आ गया, यानी इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास में आ गया कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला ये ओरिजिनल फंक्शन के जैसा नहीं है, लेकिन जब आप इसको फिर से इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके पास में ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया, और ओरिजिनल क्वेश्चन की वैल्यू को आपने क्या मान के रखा हुआ है शुरू से, कैपिटल आई। तो जहां पर इंटीग्रेशन ऑफ sin x into e to the power x dx लिखा हुआ है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू को, उस पूरे फंक्शन की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आई, क्योंकि आपने यहाँ पर कैपिटल आई माना है उसकी वैल्यू को। और ये वो स्थिति है जो आज से पहले आप लोगों के सामने नहीं आई थी, यानी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कुछ समय बिताया, 2-3 स्टेप्स लिखी, और 2-3 स्टेप्स लिखने के बाद में वो ओरिजिनल क्वेश्चन फिर से हमारी आंखों के सामने आ गया। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोगों के सामने वापस नहीं आता, लेकिन इंटीग्रेशन की ये वो स्टेट है जहां पे ओरिजिनल क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे सामने आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए लेफ्ट हैंड में कैपिटल आई जो ओरिजिनल क्वेश्चन की वैल्यू थी, दैट इज इक्वल टू sin x into e to the power x माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, तो माइनस cos x into e to the power x, ये माइनस में इस प्लस का मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास में माइनस का साइन आ गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ sin x into e to the power x, इस इंटीग्रेशन ऑफ sin x into e to the power x की जगह पे मैं कैपिटल आई लिखना पसंद कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कैपिटल आई आ गया। ओके, इस माइनस आई को आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में आप ले जाइए तो आपके पास में टर्म्स हो जाएंगी आई प्लस आई। ठीक है, ये जो टर्म थी जिसको मैंने टिक मार्क से बताया आपको, उसको इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले जाइए, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पक्षांतर या ट्रांसपोजिंग द टर्म। ओके, दिस विल बी इक्वल टू sin x into e to the power x minus cos x into e to the power x। ठीक है, और i plus i की वैल्यू होती है 2 times i। Let me write the solution on the top. So 2 times I is equal to sin x
into e to the power x minus cos x x into e to the power x प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या इसको सबसे आखिरी में लिखेंगे तो भी चलेगा। और आपका इंटेंशन था आई की वैल्यू निकालना, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए जो 2 लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लिकेशन में है वो राइट साइड में आ जाएगा, तो डिवीजन में लिखेंगे आप उसको। और ये जो दोनों टर्म्स लिखी हुई है, क्या इसमें से e टू द पावर x कॉमन लिखा जा सकता है? इन दोनों टर्म्स में से आप e टू द पावर x को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास में टर्म्स बचेंगी sin x माइनस cos x इनटू e टू द पावर x, और फाइनली आप यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लीजिए। ठीक है, मैंने आज जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखने का प्रयास किया है वो जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या हर एक क्वेश्चन का आंसर एक यूनिक है, एक स्पेसिफिक आंसर है। और आप देखेंगे कि इसमें कितनी अलग अलग स्थितियां, कितनी अलग अलग कंडीशंस आपकी आंखों के सामने आ रही हैं, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जब आपने एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को जब आपने सॉल्व करने का प्रयास किया तो सिचुएशंस कुछ अलग थी। कल आपने x इंटू साइन इनवर्स x वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की तो भी सिचुएशंस कुछ अलग थी। आपने आज sin x इंटू e टू द पावर x को सॉल्व किया तो सिचुएशन कुछ अलग आ गई। ठीक है, तो बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चंस भी जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप एक बार उनको फिर से ध्यान देके उनको सॉल्व करेंगे अपन लोग। ठीक है, यस सर। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को समझने में कोई स्टेप ऐसी तो नहीं है कि जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। हैव यू नोटेड द सॉल्यूशन? आपने नोट कर लिया सॉल्यूशन को? यस सर। ओके, नोट करने के बाद में अगले रविवार तक इसको कागज को पुर्जे को फाड़ के अलग रख देंगे या संभाल के रखेंगे? संभाल के रखेंगे सर। संभाल के रखेंगे। ओके, थैंक यू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं ले लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ log x। और आपने जब फॉर्मूलों की लिस्ट देखी होगी स्टूडेंट्स, तो उस समय आपने log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो डेफिनेटली देखा है, लेकिन log x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने नहीं देखा। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए कि इस टेक्निक जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, उस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक से कैसे हम लोग इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। आप देखिए उसको, यहां पे हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ एक ही फंक्शन है। ठीक है, अब उस एक ही फंक्शन को मैं जानबूझ के 2 अलग अलग क्वांटिटीज के प्रोडक्ट या गुणनफल के रूप में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने log x को लिखा 1 into log x। आपको पता है किसी भी फंक्शन में 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर उस फंक्शन के बराबर होता है, तो log x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? log x। ठीक है, तो ये स्टेप लिखने में कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको महसूस नहीं होना चाहिए। अब यहां पर इस फंक्शन 1 की जगह पे मैं x टू द पावर 0 लिख लेता हूं। आपको एक और बात पता है कि किसी वेरिएबल x की पावर में या किसी नंबर की पावर में 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 का रिप्लेसमेंट x टू द पावर 0 है। ठीक है, ये x टू द पावर 0 लिखा इनटू log x dx। ठीक है, अब आप बताइए कि इन दोनों में से किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे? प्लीज आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट फंक्शन सर log होगा और सेकंड फंक्शन x की पावर 0। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि आइलेट के रूल में, आइलेट रूल में log फंक्शन पहले आ रहा है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। ठीक है, आइलेट रूल तो हम लोगों के ख्याल में आ गया, लेकिन एक और चीज याद रखिए कि सेकंड फंक्शन अगर आप log x को मानते हैं तो सेकंड फंक्शन का हमेशा फॉर्मूलों के मुताबिक सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हमें log x का इंटीग्रेशन का आंसर तो पता ही नहीं है, इसलिए log x को हम लोग सेकंड फंक्शन मान ही नहीं सकते। इसलिए log x को मैंने माना फर्स्ट फंक्शन और x टू द पावर 0 को माना सेकंड फंक्शन। और अब एक बार, अब मैंने फॉर्मूला भी मैंने जो है बोर्ड पे से मिटा दिया है। अब जरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला एक बार ऑनेस्टली आप लोग बोल के बताइए, जरा कॉपी मत देखिएगा, फॉर्मूला एक बार बोल के बता दीजिए।
फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये पूरा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को लिखने का भी प्रयास आप 4-5 बार कीजिएगा ताकि जैसा आप बोलेंगे वैसे ही आपको लिखते भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन किया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी dy dx ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन। This is equal to log x doesn't need any more simplification। जब आप x to the power 0 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आंसर आएगा? देखिए फॉर्मूला जो आपके पास में था x to the power n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x to the power n plus 1 upon n plus 1 आता है। n की जगह पे आप 0 लिखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 0 उसकी वैल्यू हो जाएगी x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x to the power 1 upon 1 और इसको भी और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको सिर्फ x लिख सकते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 0 can be written only as x, so I am writing that x here minus integration of what is the derivative of log x? 1 by x. 1 by x, so we write this 1 by x multiplied by integration of x to the power 0. In the previous term you already have written integration of x to the power 0 as x, so here I am writing the integration of x to the power 0 as x and product of these two quantities needs to be integrated once again। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसकी वैल्यू थी 1 by x, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू थी x और इन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। और अब आप यहाँ पे देखें कि इसका फिर से हम लोग जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। x से x को कैंसिल आउट कर लिया तो हमारे पास में टर्म बच रही है log x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, और इस 1 को आप चाहे तो फिर से x टू द पावर 0 लिख सकते हैं और x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, तो इस 1 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इज इक्वल टू पहली टर्म हो गई log x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी आप देखें कि अभी तक आपको log x के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला आपको लिस्ट में नहीं था, आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ log x का कोई फॉर्मूला लिस्ट में नहीं था, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से आप log x का भी इंटीग्रेशन करके उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और आपकी लिस्ट में आप बढ़ा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज इक्वल टू log x इनटू x माइनस x और आप चाहे तो और इसमें x कॉमन ले सकते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ log x integration of log x is equal to x into the bracket log x minus 1 plus constant। ओके, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ log x का फॉर्मूला हो गया और जैसी प्रक्रिया जैसी प्रोसीजर मैंने log x के साथ में परफॉर्म किया था वही की वही प्रक्रिया या वही की वही ऑपरेशन में cos इनवर्स x के साथ में भी आपके सामने लिख के बता देता हूं। ठीक है, तो आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला आपके पास में आ जाएगा। आप ये बताएं कि ये पूरे सॉल्यूशन में कोई ऐसी स्टेप जो आपको समझ में नहीं आई? ऐसी कोई स्टेप जो आपको समझ में नहीं आया? नो सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ गया आपको जो लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग cos इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x।
we are going to give the same treatment to cos inverse x also. हम लोग cos inverse x को 1 into cos inverse x लिख सकते हैं. इस 1 की जगह पे हम लोग x to the power 0 लिख सकते हैं. और अब बताइए कि इन दोनों फंक्शंस में से फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है? आइलेट फॉर्मूले के मुताबिक इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है? cos x cos minus inverse x. cos इनवर्स. इसको हम लोग पढ़ेंगे cos, ये जो पावर में -1 लिखा हुआ है इसको हम लोग इनवर्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो जो फंक्शन है उसको पढ़ने का तरीका होगा cos इनवर्स x. ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है, इसको कभी भी cos x की पावर में -1, देखिए आप इसको cos x की पावर -1 लिखा हुआ है, ये ऐसा मत पढ़िएगा. cos x की पावर -1 का मतलब होता है 1 upon cos x, या इसका मतलब होता है sec x. ठीक है, यानी जब आप इसको cos x पूरे की पावर में -1 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू sec x के बराबर है. लेकिन अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं cos इनवर्स x, तो ये एक अलग किस्म का एक फलन है, इसकी वैल्यू sec x के बराबर नहीं होगी. इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि cos इनवर्स में पढ़ रहा हूं या cos x होल इनवर्स पढ़ रहा हूं. इसको पढ़ने का तरीका ये होगा cos x पूरे की घातांक में -1. इंग्लिश में अगर मैं पढ़ के बताऊं तो cos x होल टू द पावर -1, और जब मैं पढ़ता हूं cos x पूरे की पावर में -1 तो उसका मतलब होगा 1 upon cos x, या 1 upon cos x को हम लिख सकते हैं sec x. लेकिन अगर मैं इसको पढ़ना चाह रहा हूं तो उच्चारण होगा cos इनवर्स x. आइलेट रूल के मुताबिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फर्स्ट और अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन मानना होगा. ठीक है, तो इसलिए cos इनवर्स x को पहला फंक्शन और x टू द पावर 0 को दूसरा फंक्शन मानते हुए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ cos inverse x multiplied by integration of x to the power 0 dx. जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो cos इनवर्स x में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप उसको वैसा का वैसा लिख लीजिए. x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने लिख के देखा था, उसकी वैल्यू थी x, इसलिए यहाँ पर x लिखा, माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन, और इस इंटीग्रेशन के साइन के साथ में एक dx जो आ रहा है, ये dx, ये वैसा का वैसा लिख दिया. और अब इसके बीच में आपको लिखना है d by dx ऑफ cos इनवर्स x. तो अगर आपको फॉर्मूला पता है cos इनवर्स x का अवकलन -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, जब आप x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा x. ठीक है, तो आपके पास में इन दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है. और अब यहाँ पे कल एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, वैसी सिचुएशन फिर से आ गई. अब देखिए आप कि ये फंक्शन ये भी एल्जेब्रिक है और दूसरा फंक्शन भी एल्जेब्रिक है. ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, या दो अलग अलग फलनों के गुणनफल का समाकलन करना है. लेकिन समस्या क्या है कि ये दोनों फलन जो है वो एक ही वैरायटी के या एक ही टाइप के हैं. तो यहाँ पे आप आइलेट के सिद्धांत का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ ऑफ द फंक्शंस दे आर बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी. दोनों के दोनों एल्जेब्रिक है, तो जब दोनों सेम वैरायटी के हैं तो आप किसी भी एक फंक्शन को प्रायोरिटी नहीं दे सकते. ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को कोशिश करना है कि इंटीग्रेशन करते वक्त हम लोग सब्स्टिट्यूशन की मेथड का या प्रतिस्थापन की मेथड का इस्तेमाल कर लें. ठीक है, yes. मैं लिखता हूं उसको cos इनवर्स x into x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करके मुझे प्लस लिख लेना चाहिए, आई एम मेकिंग इट प्लस, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx. ठीक है, अब मुझे इसका सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से मुझे सॉल्व करना है. तो ये सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से जो सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो एक बार बोर्ड के कुछ पोर्शन का मैं इस्तेमाल कर देता हूं. ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज कर रहा हूं मैं.
ठीक है। अब आप देखिए सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा हुआ टी। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में भी क्या करना रहता है, जो सब्स्टिट्यूशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो 1 का 1 का अवकलन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वेरिएबल t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आ जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, यानी आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी को आपने x के सापेक्ष में अवकलित कर दिया या आपने x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब ये लाइन लिखने के बाद में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये जो dx जो आपने अभी अपॉन में लिखा हुआ है, इस dx को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में आप ले जाइए, तो आपके पास में क्वांटिटी हो जाएगी माइनस 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। और अब आप देखिए कि माइनस 2x dx में ये टर्म x इंटू dx, ये x इंटू dx आपके पास में न्यूमरेटर में मौजूद है, x मल्टीप्लाइड बाय dx। तो इस पूरे x इंटू dx की वैल्यू क्या होगी, इस x इंटू dx की वैल्यू क्या होगी आप कैलकुलेट करें तो x इंटू dx, यानी जो माइनस 2 लिखा हुआ है इस माइनस 2 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे इसको माइनस dt अपॉन 2 या dt अपॉन माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, तो जहां पर x इंटू dx लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपको क्या लिखना होगा dt अपॉन माइनस 2। तो जब हम इस फंक्शन को आगे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x इंटू dx की जगह पे हम लोग लिखेंगे dt अपॉन माइनस 2। देखिए प्लीज आप cos इनवर्स x इंटू x प्लस इंटीग्रेशन x इंटू dx का इंटीग्रेशन किया तो मुझे लिखना पड़ेगा dt अपॉन माइनस 2, तो dt अपॉन माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहां पे मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिखा था, लेकिन अंडर रूट के साइन को क्या करना है, स्क्वायर रूट के साइन को क्या करना है, वर्गमूल के चिन्ह को वैसा का वैसा ही लिखना है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखना पड़ेगा हमें t। ठीक है, अब ये dt के अपॉन में जो माइनस 2 था, ये माइनस 2 एक कांस्टेंट है, तो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटीज को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिखना है। ओके, तो अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे इसको cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय x, और ये माइनस 1/2 में इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहा हूं। ठीक है, तो माइनस 1/2 बाहर लिखने के बाद में टर्म्स बच रही है dt अपॉन अंडर रूट t। ओके, अब कुछ पोर्शन मैंने यहां से मिटाना पड़ेगा, तो आप लोगों की परमिशन है इस सॉल्यूशन के पहले 2-3 लाइन मिटाने की परमिशन है? यस सर, मिटा दीजिए। ओके, ये आपने सब्स्टिट्यूशन नोट कर लिया है? यस सर। ये सब यस सर, कर लिया। okay, let the substitution be there. First 3 lines I am deleting from the board now. Cos inverse x into x minus 1/2 into, I am writing this dt upon t to the power 1/2। ये वर्गमूल का चिन्ह को हटा के इस t की पावर में 1/2 लिख रहा हूं मैं, you know this can be done, और ये 1 upon t to the power half। अगली लाइन में इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ t to the power minus 1/2 into dt। ये जो डिनोमिनेटर में 1/2 लिखा हुआ है t की पावर में, अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ये t to the power minus half हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो वापस आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x to the power n dx का, जब x to the power n into dx की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा x to the power n plus 1 upon n plus 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, n की वैल्यू है -1/2 और x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको t। तो ये जो आंसर लिखेंगे आप आंसर लिखेंगे वेरिएबल t के रूप में। ठीक है, तो दिस I is equal to cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय x minus 1/2 into, अब इसका फॉर्मूले का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, n की जगह पे आपने लिखा है यहाँ पर -1/2
यहाँ पे x की जगह पे आपने लिखा है t, यहाँ पर भी x की जगह पे t, तो यहाँ पर भी x की जगह पे t आ जाएगा और n की जगह पे आ जाएगा -½ तो n की जगह पे लिखा आपने -½ अब सिंप्लीफिकेशन करें, t टू द पावर -½ प्लस 1 यानी t टू द पावर हाफ यानी t टू द पावर 1/2 अपॉन -½ प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये 1/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक, तो cos इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू ये 1/2 जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √t प्लस t की पावर हाफ को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो उसको √t के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 और 1/2 का 2 इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो जो फाइनल आंसर आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x दिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस √t और t की जगह पे आपको याद होगा कि आपने t की वैल्यू क्या लिखी थी 1 - x², तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप लिख लें 1 - x² का अंडर। ओके, तो आपके पास में cos इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन भी आप प्लीज नोट कर लीजिए। और मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मैंने बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। यस सर। मैं आपको होमवर्क के रूप में 2-3 क्वेश्चंस देना चाह रहा हूं, क्या होमवर्क करना पसंद करेंगे आप लोग? यस सर। ओके, तो मैं 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मैं देना चाह रहा हूं और उसके साथ ही अगर आपके पास कोई डिफिकल्टी डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिए। यस सर। और अगर कोई डिफिकल्टी और कोई डाउट आज नहीं है तो फिर आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे जब भी अपनी क्लास होगी शाम के समय तो आप अपने डाउट्स और डिफिकल्टीज आप पूछ लीजिए मुझसे। ओके, जब आप इस क्लास को अटेंड करने के लिए आएंगे तो 2 चीजें ख्याल में रखें, एक तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दें, प्लस आपके जो भी कोई डाउट्स और डिफिकल्टीज हैं वो डाउट्स और डिफिकल्टीज आप अपने पास में एकदम तैयार रखिए, उनको रेडी रखिए ताकि इस समय का हम लोग पूरा सदुपयोग कर पाए और आपका मैथ्स के जो भी डाउट्स डिफिकल्टीज हैं वो डाउट्स और डिफिकल्टीज दूर हो जाए। ठीक है, मैं आपके लिए होमवर्क लिखना चाह रहा हूं बोर्ड के ऊपर, प्लीज आप ये 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x² cos x, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x और तीसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन 2x। ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के रूप में मैं लिख रहा हूं। ठीक, आई होप यू मस्ट हैव नोटेड दिस। ओके, तो आज के लिए इतना काफी। स्टूडेंट्स, आपकी कोई डाउट या डिफिकल्टी है? अगर आपके पास डाउट या डिफिकल्टी होगी तो प्लीज पूछ लीजिए सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट डाउट और डिफिकल्टी। Do you have some doubt or difficulty? No sir. No, if not then we can stop for the day today. Okay, Yes. Have a nice day to all of you children. May God bless you. See you Saturday evening. Okay, so thank you very much children for being with me. मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ में समय गुजार के। All the best. Thank you sir. So now you all can leave the meeting children. Thank you very much.